नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं yourguruji.com में। तो जैसा कि थंबनेल से ही आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 0 0 असाइन हो जाएगा। ओके, अब इसे रन करो। If and else, and I forgot to put a semicolon here. ऐसा ठीक है। तो लेंथ मैंने पास कर दी यहाँ पे जैसे 12, वर्ड मैंने पास कर दी यहाँ पे, ये भी 12 पास कर दी। तो आउटपुट में आपको 0 0 मिलेगा, है ना। कि जब मैंने लेंथ इससे छोटे से पास कर दी तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 असाइन कर दिया। ठीक है ना, मिल गया ना आपको डेटा पे पूरा कंट्रोल। अगर आप 100 से ऊपर की वैल्यू दोगे ना तो ही आपका ये प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से ऐसे कर दो कि दोनों की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए। ठीक है, एंड ठीक है, विड्थ इज ग्रेटर देन 50, दोनों की वैल्यू 50 चाहिए। ठीक है, तभी असाइनमेंट होगा। देन लेंथ इज इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस होगा। ओके, तो लेंथ इक्वल टू 0 हो जाएगा और ब्रेथ भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों केस में चाहिए। अगर किसी एक की भी वैल्यू आप 0 कर दोगे ना तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा लॉजिक आपने लगा दिया। लेंथ की वैल्यू 50 से ऊपर चाहिए, विड्थ की वैल्यू 50 से ऊपर चाहिए। ओके, r1.l तो मैंने लिखा ही नहीं है जी, कहीं लिखा है मैंने r1.l? रोहित जी, कहीं r1.l लिखा है मैंने यहाँ पे कहीं? जी जी, पब्लिक था तो r1.l तो कहीं नहीं, मैंने वहां से भी r1.length ही लिखा था। r1 के अंदर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कोई l नाम का वेरिएबल है, ये बताओ पहले। जो आप r1.l लिखोगे, r1 के अंदर तो लेंथ ऑफ ब्रेथ नाम का वेरिएबल, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ ही लिख सकते हो भाई r1 के साथ। आप l नहीं लिख सकते हो, l तक लोकल वेरिएबल है जो मैंने मेन से सेंड किया यहाँ पे। ओके, और इन वेरिएबल्स को भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर वाले लेंथ ऑफ ब्रेथ में असाइन करना है। तो जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा उसके लेंथ ऑफ ब्रेथ में ये एल और बी असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो किसी को भी अगर आप 0 दे दोगे ना तो पूरा एक्सप्रेशन 0 मिलेगा। तो ये डेटा पे आपने पूरा कंट्रोल कर लिया। तो दो स्टेटमेंट है। देन पहली ब्रेसेस लगाता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे, एल इज इक्वल टू एल एंड ब्रेस इज इक्वल टू दिस, नहीं तो ये भी इधर and ब्रेस इज इक्वल टू दिस। Fine. So if L is greater than 50 and B is greater than 50, then दोनों केस में आपका ये आउटपुट चलेगा। लेट मी कंपाइल दिस, देखते हैं क्या दिक्कत देता है। तो BREADTH है, ठीक है। तो अगर आपने एक को 12 दे दिया, दूसरी को 100 दे दिया, ओके, तो भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए, जो मैंने लॉजिक में लिखा होगा। तो एक की वैल्यू दी मैंने 51 और एक की वैल्यू दी मैंने 66। अब ये प्रॉपर है, अब आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाता तो बाहर वाला फंक्शन कुछ भी डेटा मेरे लेंथ विड्थ में सेट कर सकता है। बट अगर मैंने फंक्शन लगा दिया ना, तब जितना भी डेटा बाहर से आएगा ना सब फंक्शन के थ्रू आएगा। और फंक्शन के अंदर हम अपने डेटा पे क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ रूल्स लगा सकते हैं। तो ये फायदा होता है फंक्शन का। तो फंक्शन हमारे डेटा पे हमें एक्स्ट्रा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन बनाने का तरीका। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे। फंक्शन का फायदा समझ में आना आप लोगों को यहाँ पे। और दूसरा, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग से वैल्यू नहीं देनी होगी,
आप बस सेट डेटा कॉल करोगे, वैल्यू सेट हो जाएगी, बस आपको 2 वैल्यू पास करनी है, लॉजिक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोड भी आपको बार बार रिपीटेड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये फायदा भी आपको मिल जाता है आपके फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था लॉजिक। ठीक है, चलिए इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। जी बिल्कुल, डेटा पे कंट्रोल हो जाता है। अगर आप सीधे अपने मेंबर वेरिएबल बाहर दे दोगे तो वो तो कुछ भी कर देगा ना, उन वेरिएबल्स में कुछ भी स्टोर कर देगा, उसका मन। बट फंक्शन हमेशा पहले डेटा असाइन करने से पहले, ऑब्जेक्ट को डेटा असाइन करने से पहले उसको चेक करेगा। तब अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी तो आपके मेंबर्स को असाइन होगी, नहीं तो असाइन नहीं होगी। तो ये फायदा होता है। ठीक है, चलिए ओके भाई, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। कल ये मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी डेटा मेंबर होते हैं उनकी अलग अलग कॉपी बनती है ऑब्जेक्ट के अंदर, बट सारे ऑब्जेक्ट फंक्शंस को कॉमनली यूज करते हैं। तो फंक्शन की एक ही कॉपी बनती है जिसे सारे ऑब्जेक्ट बांट लेते हैं आपस में, और जो फील्ड्स हैं, जो डेटा मेंबर है, उनकी अलग अलग कॉपी बनती है हर ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना, तो फंक्शनैलिटी तो सारे ऑब्जेक्ट की सेम है, तो इसलिए वो सेम फंक्शनैलिटी को कॉल कर लेते हैं, बट डेटा हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग है, इसलिए उसके अंदर मेंबर वेरिएबल अलग अलग बनते हैं। ठीक है, चलिए ओके। देन यहाँ पे अगला कंसेप्ट यहाँ पे इनलाइन फंक्शन का, जैसे थोड़ा देखते हैं हम। तो लिखा हुआ है व्हेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, तो आपको मालूम ही है जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा टाइमिंग का लॉस होता है ना। तो लिखा है व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट टेक अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टास्क। ठीक है, ठीक है, मतलब जब भी आप क्या करो, आपने कोई फंक्शन 1000 बार कॉल किया हुआ है, तो आपको मालूम है ना, 1000 बार आप दूसरे फंक्शन में जंप करोगे तो वहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी 1000 बार। थोड़ा सा वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता ही होता है। ठीक है, तो वो टाइम वेस्टेज हम कैसे रोकें उसके बारे में बता रहे हैं आपको। फाइन, तो लिखा है जब भी आप किसी फंक्शन में कॉल करते हो तो टाइम कहाँ कहाँ पे लॉस होता है, दूसरे फंक्शन में जंप करने में लॉस होता है। ओके, देन आप क्या करते हो, आप वहां पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेव करते हो ना, जंप करने से पहले। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपको बताता है कि जब वापस फंक्शन में आएंगे तो किस लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेव होता है रजिस्टर में। ओके, देन आपका जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए होंगे, वो वेरिएबल्स और आपका फंक्शन स्टैक में पुश होगा। ओके, पुश होने के बाद जब वहां आपका फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल फिर आपका मेन एनवायरनमेंट में आएगा, तो पहले आपका फंक्शन पॉप होगा। ठीक है, फंक्शन पॉप, तो ये इतने सारे स्टेप्स होते हैं जब आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जंप करते हो। तो इतने सारे फंक्शंस कभी कभार क्या इतने सारे जो स्टेप्स है ना, अगर आपने किसी छोटे से फंक्शन को बार बार कॉल किया हुआ है ना, तो ये स्टेप्स क्या करते हैं, ये आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस स्लो कर देते हैं। ठीक है, फाइन, तो लेकर अबाउट टास्क विल एग्जीक्यूट ऑलवेज आइदर द फंक्शन इज बिग और स्मॉल, तो चाहे फंक्शन बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बड़े फंक्शन के केस में तुम कुछ नहीं कर सकते, बट छोटे फंक्शन के लिए एक सॉल्यूशन हमें दिया गया है। ओके, तो लिखा है व्हेन अ फंक्शन इज स्मॉल दिस टास्क बिकम ओवरहेड। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड का आपको मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, अब आप उसको 100 बार कॉल करना चाहते हो अलग अलग लोकेशन पे, तो आपने सब फंक्शन बना के रख लिया, तो जितनी बार भी आप हेलो वर्ल्ड मैसेज पे जाओगे ना, हर बार आपके फंक्शन से कंट्रोल जाएगा हेलो मैसेज में, तो वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी बार बार। तो हो सकता है कि आप उस स्टेटमेंट को अगर सीधे फंक्शन की बॉडी में लिख दो तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि आप फंक्शन टू फंक्शन से कॉल कर रहे हो, जंप करने में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो ये बोल रहा है कि जब फंक्शन साइज छोटा होता है ना, तो इन सब चीजों की वजह से आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, फंक्शन अगर आप बॉडी में लिख दो तो कम टाइम लेता है बजाय इसके कि आप उसे कहीं से कॉल करो। तो ऐसा जनरली उन केसेस में होता है जब आपके फंक्शन का कोड बहुत छोटा होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट है। फाइन, तो लिखा है वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यूज अ मैक्रो। तो पहला तरीका क्या है, हम मैक्रो यूज कर लें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बट मैक्रो हर केस में आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मेन जो सॉल्यूशन है उसका है इनलाइन फंक्शन। तो लिखा हुआ है सी प्लस प्लस हैज अ डिफरेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन।
उसे कहते हैं हम इनलाइन फंक्शन। ओके, तो इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन when it is invoked, that is the compiler replace the function call with the corresponding function code. This make a function inline with the function definition. Okay, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कैसा, यहाँ पे इन्होंने क्लासेस का यूज नहीं किया हुआ है। अब प्रोग्राम किसका देख लेते हैं, ये डबल का रिटर्न करता है क्यूब। ओके, तो जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये मेरा कोड है, तो एक फंक्शन मैंने बनाया डेफ क्यूब, कोई नंबर लेता है इंटीजर टाइप का, ठीक है, और जो भी नंबर मिलता है इसे तो उसका क्यूब रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न एन ओ इंटू एन ओ इंटू एन ओ, तो छोटा सा प्रोग्राम है आपका, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे मेन बनाया हुआ है, आपने लिखा है यहाँ पे इंट मेन, ठीक है, और यहाँ पे हेडर फाइल इसको लेते हैं आयो स्ट्रीम, ठीक है। तो ये मैंने नेम स्पेस यूज कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्लास के कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा है ना, तो मे भी यहाँ पे मैं फंक्शन का प्रोटोटाइप देना होगा। जब क्लास के अंदर आप फंक्शन बना लेते हो ना, तो आपको उनका प्रोटोटाइप नहीं देना होता है, ठीक है। बट क्लास के अगर आप सिंपल फंक्शन बनाओगे ना, तो वहाँ पे आपको आपके प्रोटोटाइप की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप बना दिया। ओके, तो देखो ये फंक्शन है, क्लास के अंदर नहीं है। क्लास के अंदर होता तो मैं प्रोटोटाइप नहीं बनाता इसका। ओके, कि वो आपकी क्लास का फंक्शन है, बट ये आपका ग्लोबल फंक्शन है, तो उसका मैंने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन आपने बनाया हुआ क्यूब के नेम से, और आपने क्या किया, यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करा लिया अपने यूजर से, तो लिखा मैंने इंट आई, और लिखा मैंने प्रिंट सी आउट, enter the number to compute its cube, ठीक है ऐसे। फिर सीन करा दिया हमने, और कितना आसान है ना, यहाँ पे ये नंबर इनपुट हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, अपने क्यूब फंक्शन कॉल कर रहे हो, आपने लिखा क्यूब, या एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल चाहिए मुझे, ओके, तो आपने लिखा है क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी क्यूब, और आपने कॉल किया, इसमें आई को पास कर दिया आपने, आई चला गया, आई का क्यूब कंप्यूट होगा, रिटर्न हो जाएगा, उस रिटर्न वैल्यू को हम रेस्ट में स्टोर कर लेंगे ऐसे, और फिर इसका प्रिंट करा देंगे। तो CUBE क्यूब ऑफ, ठीक है, और ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। जो भी आपका नंबर है आई इज रेस्ट, ठीक है, एंड फाइनली ओके। अब इसे रन कराते हैं एक बार, देखते हैं कोई दिक्कत। तो रिटर्न एन ओ इंटू एन ओ इंटू एन ओ, तो पुट द सेमीकोलन डिस्प्ले, ओके। तो लिखा मैंने 12, ठीक है, आपको मिल गया ऐसे 121728, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बढ़िया से आपका आउटपुट आ गया, फाइन। बट ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत छोटा सा कोड है। अगर मैं इस फंक्शन को सपोज क्या करूँ, 100 बार कॉल करूँ, ठीक है ना, तो 100 बार या 10 या 15 बार कॉल करूँ ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, तो जैसे यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे आपका मेन अपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को रजिस्टर में सेव करेगा, कंट्रोल यहाँ जाएगा, इसके लोकल वेरिएबल स्टैक में पुश होंगे, देन ये डेटा कंप्यूट होगा, फिर वैल्यू यहाँ से वापस आएगी,
फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से डेटा लिया जाएगा, फिर रिजल्ट कंप्यूट होगा। और जितनी बार आप क्यूब कॉल करें ना, उतनी बार ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे यहाँ पे। कौन से? ये सारे टास्क, जंप टू अ फंक्शन, सेविंग रजिस्टर, पुशिंग आर्गुमेंट इनटू स्टैक एंड रिटर्निंग टू द कॉलिंग एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पे कई बार ये टास्क परफॉर्म होंगे इस सिचुएशन में, ठीक है ना। तो कभी इससे क्या होता है, कभी कभार आपके प्रोग्राम परफॉर्मेंस क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन ये है, हम इन फंक्शन के आगे लगा देंगे एक कीवर्ड, उसका मतलब इनलाइन, ठीक है। तो इनलाइन लगाने का फायदा क्या होगा ना, कि जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करो ना, तो कंपाइल करते वक्त ये जो लॉजिक है ना, आपके फंक्शन का लॉजिक है ना, ये इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका लॉजिक है, ये लॉजिक उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, जहां पे भी आपने फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन का कॉलिंग एक तरह से मान लो उसकी बॉडी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये कोड सीधे यहाँ पे आ जाए, जैसे इसकी वैल्यू हमने आई कर दी, ठीक है, और लिख दिया मैंने से आई इंटू आई इंटू आई, आई नहीं भी करेंगे, कुछ भी रखोगे फर्क नहीं पड़ता। इनलाइन लगाने का फायदा क्या होता है, कि ये जो कोड है, जैसे आपका एक कोड है ना सपोज, तो जहां जहां पे आपने अपने फंक्शन को कॉल किया होगा ना, वो जगह पे आपके फंक्शन का आउटपुट आ जाता है ऐसे। ये हर जगह क्या होगा, इस वैल्यू से आपका फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा, इनलाइन लगाने पे फंक्शन की बॉडी से उसका कॉलिंग रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, जब आपका प्रोग्राम रन करेगा ना, तो उसको वहां जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हालांकि कोड आपने एक बार लिखा, आपने उसे कई बार कॉल किया, बट अगर फंक्शन आपका इनलाइन टाइप का है ना, तो आपका प्रोग्राम, आपका सी क्या करेगा, आपका सी प्लस प्लस क्या करेगा, उस फंक्शन के कॉल को उसकी बॉडी से रिप्लेस कर देगा। तो बॉडी से रिप्लेस करने का फायदा क्या होगा, अब जब आपका प्रोग्राम रन करेगा ना, बार बार से जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बॉडी है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन के कॉल के जगह से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर सारा डेटा यहीं पे आ गया आपका, तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आप बार बार की जंप से बच जाओगे, और जो भी इतने टास्क है ना यहाँ पे करना, सेव रजिस्टर, पुश स्टैक और रिटर्न, है ना, ये इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इनलाइन लगाने का फायदा होता है। तो जब भी आप किसी फंक्शन को इनलाइन देते हो ना, तो रन टाइम पे क्या होता है, उसका जो बॉडी है ना, उसकी कॉल की जगह पे पहुंच जाता है, तो उससे फंक्शन जंप नहीं करना पड़ता है। मैं इसे रन कराऊंगा ना, आपको नहीं होते यहाँ पे, हाँ। तो ट्रायल लिखा मैंने, मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो कई बार है, अब यहाँ पे आपका फंक्शन जंप थोड़ी कर रहा है, क्योंकि आपके फंक्शन की बॉडी है ना, वो आपके मेन फंक्शन में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ गए आप लोग, क्या फायदा है इनलाइन का, ठीक है ना। तो ये आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, ओके। अब आप किसी भी इसको इनलाइन नहीं बना सकते हो, इनलाइन बनाने के भी कुछ रूल है, ठीक है। हर किसी फंक्शन को आप इनलाइन नहीं बना सकते हो। अगर आपने फंक्शन के आगे इनलाइन कीवर्ड तो लगा दिया, बट अगर आपका जो फंक्शन की बॉडी है वो इनलाइन के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपका सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट इसे सिंपल फंक्शन ही समझेगा, इसे इनलाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इनलाइन भी क्या होता है कि रिक्वेस्ट होती है, अगर आपका फंक्शन इनलाइन फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग है, तो ही वो आपको इनलाइन फंक्शन बनाने देगा, और तभी उसकी बॉडी को रिप्लेस करेगा। अगर आपने कीवर्ड इनलाइन से लगा दिया, और आपने जो जो बॉडी बनाई है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका सी प्लस को इनलाइन कंसिडर नहीं करेगा, फिर वो सिंपल फंक्शन की तरह वर्क करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनलाइन इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, नॉट अ कमांड। जी आदर्श जी बोलिए। भाई टाइप भी तो हो जाती हैं चीजें। सर ये इनलाइन का रूल क्या है सर? अब बताऊंगा आपको मैं, अभी तुमने बताया नहीं ना, अभी फंक्शनैलिटी समझी ना आपने। यस सर। बस अभी वेट कीजिए रूल के लिए, ठीक है। अब इनलाइन के रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद।
ठीक है, अच्छा कि सर, कोई सी फंक्शन इन आउट जी, का सर थोड़ा सा फंक्शनिंग बताइएगा सर। सी आउट का क्या फंक्शन देंगे? सी आउट तो आपका बेसिकली जी, ये आप इसको जो भी डेटा दोगे ना इसको आउटपुट कर देगा। ठीक है, तो सी आउट बस एक बार लगाना होता है, इसके बाद देखो ये सब स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा कंसिडर कर लेता है। तो ये स्ट्रिंग हो गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर ये आपका स्ट्रिंग हो गया, फिर यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसका काम ही होता है जो भी आपने स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा दिया ना उसे कंसोल पे आउटपुट करना, जो भी वेरिएबल आपने पास कर दिया उसकी वैल्यू को कंसोल पे आउटपुट करना। ठीक है, ये इसका टास्क होता है, तो तीन का सर टास्क होता है जी। ये सर मतलब किसको एज प्रिंट कर देता है या किसका वैल्यू तो प्रिंट करता है ये सर? देखना है, ये देखने रहा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एज प्रिंट करेगा, ये वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये तो सोचने वाली बात है ना। अब जब आप तुम परसेंटेज प्रिंट एफ लगाते थे, प्रिंट एफ में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है और स्ट्रिंग को एज प्रिंट करेगा। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो वेरिएबल की तो वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई क्या है, एक वेरिएबल है, रेस्ट क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये आपने एक स्ट्रिंग बना दिया, आपको जिस जगह पे जो वेरिएबल चाहिए उस जगह पे हम उसे रख रहे हैं। मुझे आउटपुट क्या चाहिए था, क्यूब ऑफ, यहाँ पे नंबर आना चाहिए, इज यहाँ पे उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो क्यूब ऑफ तो मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए मैंने वेरिएबल पुट कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ इज स्ट्रिंग आ जाए लिखा हुआ, और फिर क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो आप आउटपुट देखो ना, यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है मेरा। मैंने इसको रन किया, सर समझ गया सर। हाँ तो लिखा मैंने 12, तो क्यूब ऑफ, तो दिख रहा है ना आपको, क्यूब ऑफ एज इट इज आ गया। यस फिर सर। यहाँ पे आई वेरिएबल की वैल्यू आ गई 12, फिर यहाँ पे इज आ गया, इज, और फिर इसका रिजल्ट आ गया। इसको मिला के आपके सी आउट में आपको दिखा दिया एक बार में। यस सर, थैंक यू सर। क्या, चलिए, सीन, सीन बेसिकली इनपुट लेता है, जैसे वहाँ पे स्कैनर था ना एम%, यहाँ पे एम% वगैरह कुछ नहीं लगाना है, उस वेरिएबल का नाम पास कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका सीन सी आउट है। ठीक है भाई, चलिए, तो बिल्कुल पूछा करो, जो डाउट आता है ना बिल्कुल पूछा करो माइंड में। फाइन। तो देखो ये है आपका, ऐसे बनाते हैं इनलाइन। तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर आप इनलाइन कीवर्ड लगा दोगे तो फंक्शन इनलाइन के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके, बट अभी इसकी बॉडी डिसाइड करके आपका एनवायरनमेंट देखेगा कि इनलाइन बनने के काबिल है कि नहीं। ठीक है ना? ओके, चलिए, तो अब देखते हैं पहले ये टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता है, इनलाइन के टेस्ट को। चलिए, तो ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है तो सी प्लस प्लस डिफरेंट सोल्यूशन, तो इनलाइन बना देंगे। और इनलाइन का फायदा क्या होता है, एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन, मतलब व्हेन इट इज इन्वोक्ड, तो जब भी आप उसे कॉल करोगे वो ऑटोमेटिकली अपनी कॉल की जगह पे पहुंच जाएगा, मतलब उसके उसका कोड वहां पर रिप्लेस जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, तो कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल, मतलब जहां पे भी आपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ओके, विद द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड, तो फंक्शन के कोड को क्या करेगा, ये फंक्शन की कॉल की जगह पर रख देगा, तो फिर आपका जंपिंग का टाइम बच जाएगा। ओके, तो टू मेक अ फंक्शन इनलाइन, तो फंक्शन डेफिनेशन, यू हैव टू पुट अ इनलाइन कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ बिफोर योर डेटा टाइप, है ना, इनलाइन कीवर्ड देन डेटा टाइप। इनलाइन का आई लोअर केस में होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए, अब ये बोल रहा है यूजुअली द फंक्शन आर मेड इन लाइन व्हेन दे आर स्मॉल इनफ टू बी डिफाइंड इन 1 और 2 लाइन। तो फंक्शन कब बनते हैं आपके इन लाइन, जब उनका जो कोड का साइज होता है ना ज्यादातर 1 या 2 लाइन का होता है, तो उसे इनलाइन बनाया जाता है। ओके, एंड ये लिखो, रिमेंबर दैट द इनलाइन कीवर्ड सेंड अ रिक्वेस्ट, इनलाइन कीवर्ड एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, कोई कमांड नहीं है टू द कंपाइलर। ओके, तो द कंपाइलर मे इग्नोर दिस रिक्वेस्ट if the function definition is too long or too complicated। तो आपने बड़ा सा फंक्शन बनाया 1000 लाइन का, उसके आगे इनलाइन लगा दिया, तो कंपाइलर देखेगा भाई ये फंक्शन तो बहुत बड़ा है, अब इसका मैं कोड अगर बीच में कॉपी करूंगा तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो वो उसको इनलाइन नहीं बनाएगा। तो इनलाइन क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो कंपाइलर उसे एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके,
अगर आपका प्रोग्राम छोटा है, 1 या 2 लाइन का है, देन कंपाइलर उसको इनलाइन बना देगा. ओके, so the compiler may ignore this request if the function definition is too long or too complicated. Okay, so compiler will treat inline function as a normal function. तो कब ट्रीट करेगा इनलाइन को नॉर्मल की तरह? जब उसमें बहुत ज्यादा कोड है या फिर उसका कोड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, चलिए, तो इसकी बात समझ में आ गई ना कि आप सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को इनलाइन बना सकते हो जिसका कोड बहुत सिंपल है, 1 या 2 लाइन का. ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रूल्स क्या है. फाइन, तो लिखा हुआ है सम ऑफ द सिचुएशन वेयर इनलाइन एक्सप्रेशन मे नॉट वर्क. ओके, तो इनलाइन कब काम नहीं करेगा? अगर आपके फंक्शन में लूप है, स्विच है या गो टू है. ठीक है, इफ फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, अभी डिस्कस करेंगे. अगर आपके फंक्शन में कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसे इनलाइन नहीं बनाएगा. अगर आपके फंक्शन में रिकर्शन है तो उसे इनलाइन नहीं बनाएगा. ओके, तो मतलब आपके फंक्शन में लूप नहीं होना चाहिए, स्विच नहीं होना चाहिए, गो टू नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए और रिकर्सिव नहीं होना चाहिए आपका फंक्शन. ठीक है, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है. तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट या सी आउट हेलो. ठीक है, और यहां से मैं ऐसे बनाता हूँ वॉइड. ठीक है, ऐसे नाम मैं फंक्शन ही बदल देता हूँ. एक काम करता हूँ, मेरा फंक्शन बना दिया यहाँ पे आपका वॉइड मैसेज. ओके, और इसके अंदर मैंने ऐसे लिख दिया स्ट्रिंग नेम. ओके, और ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे सी आउट वेलकम नेम. ओके, और यहां से मैंने कॉल किया अपने मैसेज को. कैसे? MSG और पास के अंदर जेम. ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा. ठीक है, वेलकम जेम्स मुझे मिल गया. ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई, कोई बात नहीं, जेम्स मिल गया ना मुझे. ठीक है, अब आपको लग रहा है भाई कितना छोटा सा फंक्शन है, बढ़िया है ना. अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे ठीक है, और मैं इसको इनलाइन बना रहा हूँ. तो क्या इनलाइन बनेगा? तो आपको इसके अंदर तो उसका 3 ही लाइन है, ये तो बन जाएगा इनलाइन. क्या इसके अंदर 3 लाइन है इस कोड के अंदर? बताइए. है तो छोटा सा 3 लाइन का कोड है, आप कह रहे हो ये इनलाइन बन यस जाएगा. पर इसके अंदर भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है ये इनफिनिटी टाइम. ठीक है, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया यस वाइल. सर, गो टू जो लग गया इसलिए. जी जी, यहाँ लिखा मैंने वाइल. ठीक है, और लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्रू. ठीक है ना, या फिर 1. ठीक है, ऐसे 1. ठीक है, आपने कहा सर ये तो दो एक ही लाइन का कोड है सर, ये तो जगह इन लाइन नहीं बनेगा ना. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लूप आ गया ना. तो लूप क्या करता है, एक लाइन को 100 लाइन में बदल देता है, एक लाइन को 1000 लाइन. दिखने में तो एक लाइन का कोड लग रहा है, बट ये इन्फिनिटी लूप है. तो ये कभी इनलाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपने लूप लगा दिया है. लूप क्या करता है? लूप बेसिकली आपके कोड को रिपीट कर देता है ना. तो एक लाइन को 10 लाइन के बराबर वो बना देता है, एक लाइन को 1000 लाइन के बराबर बना देता है. ओके, तो अगर आपके में लूप हो या फिर गो टू स्टेटमेंट आपने या फिर स्विच यूज किया आपने, तो स्विच में भी रिपीटेशन होता है ना. तो उस केस में आपका फंक्शन आप इनलाइन लगा तो दो, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, ये कंपाइल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा. ओके, बट ये इनलाइन नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर रिपीट कोड है, इसके अंदर लूप है. तो कोई फंक्शन तभी इनलाइन बनता है जब उसके अंदर गो टू नहीं होता है, उसके अंदर लूप नहीं होता है, उसके अंदर स्विच नहीं होता है. ओके, उसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है. स्टैटिक कीवर्ड में आप आगे डिस्कस करेंगे. फाइन फाइन, स्टैटिक टाइप के वैल्यूज नहीं होते हैं, तो ही वो इनलाइन के लिए क्वालिफाई करता है. ओके, रिकर्सिव भी नहीं होना चाहिए. रिकर्सिव भी तो क्या करता है जी?
इफ एल्स में होगा सर इनलाइन काम करेगा? इफ सर तो करेगा ही भाई, इफ एल्स में लूप होता है क्या? नहीं सर। ठीक है ना, तो वो काम कर जाएगा, बट छोटा होना चाहिए प्रोग्राम, है ना, एक लाइन का, है ना। जैसे आपने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना दिया, आप इसको 2 नंबर पास कर रहे हो ऐसे एन ओ, ठीक है, सर और आपने कैसे कर दिया एंट। जी जी सर बोलिए। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा सर, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो जैसे छोटा सा फंक्शन है आपका, ठीक है, ये है आपका GRT, ग्रेटेस्ट वाला फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल कंडीशन लगा दिया मैंने, ठीक है, I is ग्रेटर देन इक्वल टू J, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया I को, एल्स रिटर्न कर दिया मैंने J को, ठीक है ना। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल काम करेगा, छोटा सा लॉजिक है आपका एक लाइन का, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका लाइन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 नंबर पास करने हैं, या आई और जे को रिटर्न कर देगा, जो ग्रेटेस्ट है उसको रिटर्न कर देगा, तो ये इनलाइन के लिए क्वालिफाई कर सकता है, इतना छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। तो प्रोग्राम का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो चेक करेगा भाई हम क्या बताएं उसे, है ना। अगर उसको लगेगा इसमें कि इनलाइन बनने के लायक है तो उसको इनलाइन बना देगा, तो ये रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। हम जज नहीं कर सकते हैं कि इनलाइन बना है कि नहीं बना है, ठीक है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है उसका। बट आपको फायदा समझ में आ रहा है ना। तो इनलाइन बनाने से जहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिखोगे, जहाँ पे कॉल करोगे, वहीं पे उस फंक्शन का बॉडी आ जाएगा। उसका फायदा क्या होगा, आपको बार बार फंक्शन में जंप नहीं करना पड़ेगा, जंप नहीं करना पड़ेगा तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो जंप करने को हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। जब भी हम एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में जंप करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग अब नहीं होगी जब हम इनलाइन फंक्शन बना लेंगे, पॉइंट, ठीक है। तो यही लॉजिक है यहाँ पे इनलाइन का, ठीक है। तो परफॉर्मेंस सुधारने के लिए भी सी प्लस प्लस ने कुछ चीजें यहाँ पे आपके लिए बना रखी हैं। कोई डाउट यहाँ तक भाई? सर जी बोलिए। तब तो सर वो पता नहीं चलेगा सर कौन सा इनलाइन है या। आपको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो लॉजिक है ना, वो तो मशीन अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा ना। बस आपको ये रूल बना के दे देना है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। ये जब आप बहुत बड़ा तब जाके आपको उसका फायदा पता चलेगा कि इनलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कटिंग माय पॉइंट, ओके सर। है। बस ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बस माइंड में रख लो कि इनलाइन जैसी फंक्शनैलिटी होती है। जब भी फंक्शन का साइज छोटा होता है, हम उसे अगर इनलाइन बना देंगे तो कंपाइल रन टाइम पे क्या करता है, आपका पूरा जो एग्जीक्यूट होता है, तो फंक्शन के कोड को, कॉल को उसकी बॉडी से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट है, ऐसे समझना है आपको। तो यही आपका इनलाइन कीवर्ड का काम है यहाँ पे, ओके। चलिए, तो याद रह जाएगा ये कब कब फंक्शन आपका इनलाइन कंसीडर नहीं होगा। तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं इनलाइन बनाते वक्त, ना स्विच होना चाहिए, ना गो टू होना चाहिए, ना लूप होना चाहिए, ना कोई स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए, और ना ही कोई रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये आपके नंबर ऑफ लाइन को क्या करती है, इंक्रीज कर, एक कंसेप्ट हम कहते हैं इनलाइन, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोग्राम इनलाइन फंक्शन का, 2 नंबर पास कर दिए, रिटर्न कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली इनलाइन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। 2 नंबर आपने बनाए, आपने मल्टीप्लिकेशन को पास कर दिया, अच्छा रिजल्ट सी आउट ने प्रिंट कर दिया, तो एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। किसी को डाउट है कोई इनलाइन में? सर सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो सर इनलाइन उसको कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल स्टेटमेंट के केस में तो क्वालिफाई हो ही जाएगा इनलाइन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये टास्क सर अगर आप, जी बोलिए। सर क्या हम जज कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इनलाइन के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं? तो वही भाई हमने बता तो दिया, हमें तो एक लाइन का स्टेंट है, कोई लूप नहीं है, तो फिर ये तो हो ही जाएगा क्वालिफाई इन लाइन के लिए, तो है सर ना। कनेक्शन चला गया था मेरा बीच में। हाँ हाँ, ये तो क्वालिफाई हो ही जाएगा इन लाइन के लिए। तो मैंने बताया ना, ये रूल फॉलो कर लिए अगर आपने अपने फंक्शन में, तो इन लाइन के लिए क्वालिफाई। एक तो छोटा होना चाहिए फंक्शन, दूसरा उसमें लूप नहीं होनी चाहिए, स्विच नहीं होनी चाहिए, गो टू नहीं होना चाहिए,
उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए और फंक्शन रिकर्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना जो आपके कोड को रिपीट करती है विद इन अ ब्लॉक। तो जहां पर रिपीटेशन हो गया वहां पर सिंगल लाइन का कोड तो रह ही नहीं गया। ठीक है, तो बस आपको ऐसे बना, बस इनलाइन कीवर्ड लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने बस ये ट्रेड ऑफ करने के लिए कर दिया कि भाई लगा दिया बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अपने अनुसार अगर आप स्टैटिक चाहते वेरिएबल हो किसे कहेंगे सर? जी, स्टैटिक वेरिएबल किसे कहेंगे सर? अभी मैंने बताया नहीं ना आपको, अभी सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी आगे बताऊंगा, है ना? हाँ, यस डोंट सर। वरी, हाँ टेक योर टाइम, डोंट वरी। ठीक है, इत्मीनान से सुनिए। मैंने अभी स्टैटिक के बारे में क्या बोला था, मैं 2-3 बार रिपीट किया कि स्टैटिक मैंने बताया नहीं, अभी आगे बताऊंगा। सर जी बोलिए। इसमें जो सर ये जो एग्जांपल है सर, इसमें नेम स्पेस नहीं दिया गया तो ये चलेगा सर? बिल्कुल, यहाँ पे देखो चल जाएगा। यहाँ पे तो ये तो असल में टर्बो सी का है ना, ये दिक्कत देगा। आईस्ट्रीम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आईस्ट्रीम डॉट एच उठाएगा नहीं। ये टर्बो सी का है ना कोड, दैट से देखो आईस्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ है यहाँ पे, आईस्ट्रीम नहीं लिखा हुआ है। यस सर, यस। ठीक है ना, तो इसी अब आपको जो रूल बताया ना वो आप फॉलो करो। ठीक है, कोड C++ का हो चाहे किसी का हो, चाहे टर्बो सी का हो, टर्बो सी में काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ आपको आइसक्रीम लिखना होगा और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देना होगा। ठीक है, ओके और सर। आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार कर सकें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।